हेलो एवरीवन, वेलकम टू साइकिमाइंड। आज हम क्लास 11th एनसीईआरटी साइकोलॉजी के चैप्टर नंबर 2 मेथड्स ऑफ इंक्वायरी इन साइकोलॉजी को डिटेल में समझेंगे। साइकोलॉजी एक साइंटिफिक सब्जेक्ट है जिसमें हम बिहेवियर और मेंटल प्रोसेसेस को स्टडी करते हैं। लेकिन ये स्टडी कैसे की जाती है, साइंटिस्ट और रिसर्चर्स कैसे ह्यूमन बिहेवियर को एनालाइज करते हैं, ये सब हम इस चैप्टर में समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजिकल इंक्वायरी। चैप्टर का नाम मेथड्स है तो मैंने ये मेथड्स ही लिखा है। सो फर्स्ट है कि साइकोलॉजिकल इंक्वायरी क्या होती है। साइकोलॉजी एक साइंस है जो ह्यूमन थॉट्स, इमोशंस और बिहेवियर को स्टडी करती है। लेकिन सिर्फ सोचना ये या एजम्पशंस बनाने से साइंस नहीं होती। इसके लिए प्रॉपर साइंटिफिक मेथड्स यूज किए जाते हैं। साइकोलॉजिस्ट रिसर्च करने के लिए डिफरेंट मेथड्स ऑफ इंक्वायरी का यूज करते हैं, जैसे ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंट्स, सर्वेज और केस स्टडीज। ये मेथड्स हेल्प करते हैं एक्यूरेट और रिलायबल नॉलेज जनरेट करने में। तो साइकोलॉजिकल इंक्वायरी के कुछ गोल्स हैं। गोल्स क्या है? कोई भी साइंटिफिक इंक्वायरी के पीछे कुछ ना कुछ इम्पोर्टेंट गोल होता है। साइकोलॉजी में रिसर्च करने के 5 मेन गोल है। फर्स्ट है डिस्क्रिप्शन, सेकंड है प्रिडिक्शन, थर्ड है एक्सप्लेनेशन, फोर्थ है कंट्रोल और फिफ्थ है एप्लीकेशन। फिफ्थ है एप्लीकेशन। सो फर्स्ट डिस्क्रिप्शन क्या होता है? किसी भी बिहेवियर को एक्यूरेटली डिस्क्राइब करना, जैसे लोग स्ट्रेस में कैसे रिएक्ट करते हैं। डिस्क्रिप्शन को हिंदी में कहते हैं वर्णन। नेक्स्ट है प्रिडिक्शन। प्रिडिक्शन का मतलब होता है पूर्व अनुमान। पूर्व अनुमान इसमें क्या होता है कि फ्यूचर में होने वाले बिहेवियर का प्रिडिक्शन करना। जैसे अगर एक स्टूडेंट एग्जाम से पहले स्ट्रेस में है तो क्या उसके परफॉर्मेंस इफेक्ट होगा, ये देखने के लिए। थर्ड है एक्सप्लेनेशन। इसका मतलब होता है व्याख्या। एक्सप्लेनेशन में क्या है कि किसी भी बिहेवियर के रीजन को समझना, जैसे लोग किसी वजह से गुस्सा होते हैं, किस वजह से गुस्सा होते हैं। नेक्स्ट है कंट्रोल। कंट्रोल को हिंदी में कहते हैं नियंत्रण। इसमें क्या होता है कि बिहेवियर को मॉडिफाई या इम्प्रूव करना, जैसे स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक डेवलप करना। नेक्स्ट है एप्लीकेशन। एप्लीकेशंस को हिंदी में बोलते हैं अनुप्रयोग। एप्लीकेशंस क्या है? साइकोलॉजी की नॉलेज को रियल लाइफ प्रॉब्लम सोल्व करने के लिए यूज करना, जैसे एजुकेशन में बेटर लर्निंग टेक्निक्स अप्लाई करना। फिर इसके बाद नेक्स्ट आता है स्टेप्स इन कंडक्टिंग साइंटिफिक इंक्वायरी। अब ये है कि साइंटिफिक रिसर्च करने के लिए एक प्रॉपर प्रोसेस फॉलो करना जरूरी है। ये स्टेप्स कुछ इस तरह से हैं, जैसे फर्स्ट है कॉन्सेप्चुलाइज द प्रॉब्लम। ये है हमारा फर्स्ट। इसमें क्या है कि सबसे पहले डिसाइड करना कि क्या सब स्टडी करना है। जैसे डज सोशल मीडिया कोज एंजाइटी। पहले हम क्या करते हैं, एक सिलेक्ट करते हैं कोई भी टॉपिक हमारी स्टडी के लिए। फिर नेक्स्ट है डाटा कलेक्ट या कलेक्शन ऑफ डेटा। ये हमारा नेक्स्ट है। इसमें क्या है कि इंफॉर्मेशन गैदर करना डिफरेंट मेथड से, जैसे सर्वे, एक्सपेरिमेंट्स, कुछ भी मेथड यूज करके हम डाटा कलेक्ट करते हैं। नेक्स्ट आता है थर्ड पॉइंट हमारा, जो है ड्राइंग कंक्लूजन्स। इसमें क्या है डेटा एनालाइज करके रिजल्ट्स निकालना। और नेक्स्ट है हमारा फोर्थ, जिसमें आता है रिवाइजिंग रिसर्च कंक्लूजन्स। इसमें क्या है, अगर नेसेसरी हो तो स्टडी में इम्प्रूवमेंट्स करना। इसमें लिखा हुआ है रीस्टेटिंग एग्जिस्टिंग हाइपोथेसिस, फॉर्मुलेटिंग रिवाइज्ड और न्यू थ्योरीज। फिर आता है डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा और इंफॉर्मेशन आर कलेक्टेड। इसमें है जैसे डेमोग्राफिक इंफॉर्मेशन देना। डेमोग्राफिक इंफॉर्मेशन क्या होती है? जिसमें हम एज, नेम, क्लास,
उसके डेमोग्राफिक से रिलेटेड इंफॉर्मेशन लेते हैं। फिर है फिजिकल इंफॉर्मेशन, फिर है साइकोलॉजिकल डेटा, फिर है पहले है फिजियोलॉजिकल डेटा, नेक्स्ट है साइकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन। फिर उसके बाद है इंपॉर्टेंट मेथड्स होते हैं कुछ साइकोलॉजी में, जैसे टाइप्स ऑफ रिसर्च मेथड्स इन साइकोलॉजी। साइकोलॉजिस्ट जो हैं अलग अलग मेथड्स यूज करते हैं ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी करने के लिए, तो उनके बारे में देखते हैं। नंबर 1 पर है हमारा ऑब्जर्वेशन मेथड। अब ऑब्जर्वेशन से ही हमें समझ में आ रहा है कि किसी चीज को हम ऑब्जर्व कर रहे हैं। ऑब्जर्वेशन मेथड वैसे बताऊं तो नेचुरल सेटिंग्स में लोगों के बिहेवियर को ऑब्जर्व करना, जैसे एक टीचर क्लास में स्टूडेंट्स का बिहेवियर देख रहा हो। अब इसमें हम 3 चीजें मेन लेके चलते हैं: सिलेक्शन, रिकॉर्डिंग, एनालिसिस ऑफ डेटा। पहले हम क्या करते हैं, कोई भी एक सेटिंग या फिर एक नेचुरल सेटिंग, जैसे क्लासरूम का मैंने एग्जांपल दिया, हम उसको सिलेक्ट करेंगे, फिर उसे ऑब्जर्व करेंगे और फिर उसे हम एक हिडन कैमरा रख के भी रिकॉर्ड कर सकते हैं। देन हम एनालाइज करेंगे कि एक स्पेसिफिक सिचुएशन में कैसे वो बिहेव कर रहे हैं। अब 2 टाइप के ऑब्जर्वेशन होते हैं, एक होता है नेचुरलिस्टिक वर्सेस कंट्रोल। नेचुरलिस्टिक का मतलब है कि हम नेचुरल एनवायरनमेंट में जैसे जो हो रहा है, जैसे हम पार्क में जाते हैं, क्या होता है वहां पे सभी खेल रहे होते, तो वो है नेचुरली हम ऑब्जर्व कर रहे हैं। एक होता है कंट्रोल्ड। कंट्रोल्ड है कि हम कोई भी पार्टिसिपेंट वहां पर भेज देंगे कि वो कैसे वहां पे बिहेव करता है, तो उसको देखकर दूसरे कैसे करें, वो है कंट्रोल किया हमने। फिर है नॉन पार्टिसिपेटिव। नॉन पार्टिसिपेटिव में होता है कि मैं उस ग्रुप का या फिर उस नेचुरल सेटिंग का हिस्सा नहीं हूँ। नॉन पार्टिसिपेंट वर्सेस पार्टिसिपेंट की है मैं उसमें खुद पार्टिसिपेट कर रही हूँ। नेक्स्ट है एक्सपेरिमेंटल मेथड। एक्सपेरिमेंटल मेथड में क्या आता है, कंट्रोल एनवायरनमेंट में एक वेरिएबल को चेंज करके देखा जाता है कि दूसरे वेरिएबल्स पर क्या इफेक्ट पड़ता है। जैसे एक स्टडी में देखना कि म्यूजिक सुनने से स्टूडेंट्स का कंसंट्रेशन इंप्रूव होता है या नहीं। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि conducted to establish cause effects relationship between two sets of events or variables in a controlled setting। इसके की कंपोनेंट्स ऑफ एक्सपेरिमेंटल मेथड क्या क्या है। एक है हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस का मतलब है कि एक टेस्टेबल स्टेटमेंट प्रिडिक्टिंग द रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल, जो वेरिएबल्स के बीच में रिलेशनशिप को प्रिडिक्ट करती है। नेक्स्ट है वेरिएबल्स। अब वेरिएबल्स क्या होता है, जैसे इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, द वेरिएबल मैनिपुलेटेड बाय रिसर्चर। अब वेरिएबल 2 टाइप के हैं, यहाँ 3 टाइप के हैं, इंडिपेंडेंट, डिपेंडेंट और कंट्रोल। इंडिपेंडेंट क्या है कि हम अपने जो वेरिएबल्स हैं उनको चेंज कर सकते हैं, मैनिपुलेट कर सकते हैं रिसर्चर के द्वारा। फिर है डिपेंडेंट वेरिएबल, जिसमें हम आउटकम मेजर करते हैं, इसमें हम मैनिपुलेशन नहीं करते हैं, इसमें जो रिजल्ट निकल के आता है वो देखा जाता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल में जो चेंजेस आते हैं उसके रिस्पॉन्स में। फिर है कंट्रोल। कंट्रोल में हम क्या करते हैं, फैक्टर कीप कांस्टेंट टू इंश्योर वैलिडिटी। वैलिडिटी इंश्योर करने के लिए हम जो फैक्टर्स हैं उनको कांस्टेंट रखते हैं। फिर है कंट्रोल ग्रुप, अ ग्रुप दैट डज नॉट रिसीव द एक्सपेरिमेंटल ट्रीटमेंट यूज्ड फॉर कंपैरिजन। यानी कि कंट्रोल ग्रुप में कोई भी एक्सपेरिमेंटल ट्रीटमेंट रिसीव नहीं करता है ग्रुप। फिर है एक्सपेरिमेंटल ग्रुप, इसमें है अ ग्रुप एक्सपोज टू द ट्रीटमेंट और कंडीशन बीइंग टेस्टेड, इसमें एक कंडीशन टेस्ट की जाती है। फिर है रैंडमाइजेशन। रैंडमाइजेशन का मतलब है रैंडमली पार्टिसिपेंट, असाइनिंग पार्टिसिपेंट रैंडमली टू ग्रुप टू रिड्यूस बायस। बायसनेस को रिड्यूस करने के लिए हम रैंडमली पार्टिसिपेंट को चूज करते हैं। फिर है रेप्लिकेशन। रेप्लिकेशन का मतलब है रिपीटिंग द एक्सपेरिमेंट, यानी रेप्लिकेट करना, रिपीट करना, रिपीटिंग द एक्सपेरिमेंट टू वेरीफाई रिजल्ट। जब हम देखते हैं कि हमारा जो रिजल्ट आया है उसको हम दोबारा वेरीफाई करना चाहते हैं कि ये रिलायबल है भी या नहीं, उसको हम दोबारा से करके देखते हैं, तो इसका मतलब होता है रेप्लिकेट करना या रेप्लिकेशन। फिर है टाइप्स ऑफ एक्सपेरिमेंटल
मेथड। अब इसके टाइप्स क्या क्या हैं? नंबर 1 है लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट। हम conducted in a controlled environment to eliminate external influence। एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस को एलिमिनेट करने के लिए, एलिमिनेट का मतलब है हटाना, वहाँ तो इसको हम लेबोरेटरी में यूज करते हैं। फिर है फील्ड एक्सपेरिमेंट। फील्ड एक्सपेरिमेंट का मतलब है हम रियल वर्ल्ड सेटिंग कर रहे हैं, यानी कि किसी बाहर हम पार्क में कर रहे हैं या फिर कोई ऐसी जगह है जहाँ पे हमें कुछ भी सेटअप नहीं करना पड़ता, वो रियल वर्ल्ड सेटिंग होती है। फिर है नेचुरल एक्सपेरिमेंट, ऑब्जर्विंग नेचुरली अकरिंग कंडीशंस विदाउट मैनिपुलेटिंग वेरिएबल्स। हम इसमें वेरिएबल्स को मैनिपुलेट नहीं करते हैं, सब कुछ नेचुरल होता है। फिर है क्वाजी एक्सपेरिमेंट। क्वाजी में होता है इन्वॉल्व नॉन रैंडम असाइनमेंट ऑफ पार्टिसिपेंट टू ग्रुप। क्वाजी का मतलब होता है वैसे अर्ध एक्सपेरिमेंट, यानी फुली ये जो है नहीं होता है। फिर है ट्रू एक्सपेरिमेंट। ट्रू एक्सपेरिमेंट में हम क्या करते हैं? रैंडम असाइनमेंट ऑफ पार्टिसिपेंट को इन्वॉल्व करते हैं एंड मैनिपुलेट करते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल को। फिर है नेक्स्ट कोरिलेशनल रिसर्च मेथड। कोरिलेशनल रिसर्च मेथड क्या होता है? दो चीजों के बीच रिलेशनशिप देखना, जैसे स्ट्रेस और स्लिप का रिलेशन क्या हो सकता है, कि अगर हम स्ट्रेस ज्यादा है तो नींद पर क्या असर पड़ रहा है, हम सो पा रहे हैं अच्छे से, नहीं सो पा रहे हैं, तो वो चीज देखना। तो ये कोरिलेशन मेथड में आते हैं जब हम दो चीजों का रिलेशनशिप देखना चाहते हैं। जैसे यहाँ लिखा हुआ है डिटरमाइन द रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स फॉर प्रिडिक्शन पर्पस। प्रिडिक्शन पर्पस के लिए हम वेरिएबल्स का रिलेशनशिप चेक करना चाह रहे हैं। इसके फीचर्स क्या क्या हैं? एक तो है वेरिएबल, यानी कि टू और मोर वेरिएबल्स आर मेजर्ड बट नाइदर इज मैनिपुलेटेड। मैनिपुलेशन नहीं होती इसमें, बस हम दो या दो से ज्यादा वेरिएबल्स को मेजर करते हैं। फिर है इसमें डायरेक्शन। अब डायरेक्शंस ऑफ रिलेशनशिप क्या होता है? या तो वो पॉजिटिव हो सकते हैं या नेगेटिव या फिर जीरो कोरिलेशन। पॉजिटिव का मतलब क्या है कि वन वेरिएबल इंक्रीज द अदर ऑल्सो इंक्रीज, यानी कि एक चीज अगर बढ़ रही है तो दूसरी भी बढ़ रही है, ये पॉजिटिव है। लेकिन अगर एक इसके अपोजिट हो जाती है, अगर दूसरी इसके अपोजिट हो जाएगी तो इसको बोलेंगे हम नेगेटिव कोरिलेशन। और अगर इनमें कोई रिलेशनशिप नहीं है तो उसको बोलते हैं हम जीरो कोरिलेशन या नो कोरिलेशन। जैसे मैंने आपके लिए यहाँ पे टेबल दी हुई, जैसे ये क्या दिखा रहा है? पॉजिटिव कोरिलेशन। ये है मॉडरेटली पॉजिटिव और ये है वेरी वीक। वैसे इसका ग्राफ हम देख के तो ऐसे बन सकता है पॉजिटिव कोरिलेशन, नेगेटिव कोरिलेशन, नेगेटिव में ऐसे आता है, और फिर जीरो कोरिलेशन। इसकी जो स्ट्रेंथ है रिलेशनशिप की वो क्या है? -1 to +1 हम लेकर चलते हैं कोरिलेशन कोफिशिएंट की जो मेजरमेंट है। फिर आता है सर्वे मेथड। सर्वे मेथड या रिसर्च कह सकते हैं हम। इसमें क्या होता है कि लोगों से क्वेश्चनायर या इंटरव्यू के जरिए इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना। जैसे एक सर्वे किया जाए कि कितने स्टूडेंट सोशल मीडिया की वजह से एंग्शियस फील कर रहे हैं, तो सर्वे रिसर्च इज अ मेथड यूज्ड टू गैदर इंफॉर्मेशन फ्रॉम ए लार्ज ग्रुप ऑफ रिस्पोंडेंट थ्रू स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चनायर और इंटरव्यूज। हम या तो अपने क्वेश्चन सेट करके रखते हैं कि हमें ये क्वेश्चंस पूछने हैं या फिल करवाने हैं किसी एक लार्ज ग्रुप में या लार्ज अमाउंट ऑफ पीपल से, या फिर हम इंटरव्यू के थ्रू भी कर सकते हैं। डाटा कलेक्शन के टूल्स जैसे क्वेश्चनायर है। अगर क्वेश्चनायर है तो उसमें क्या होगा? सेट ऑफ क्वेश्चंस का एक स्ट्रक्चर बना के हम लोगों से फिल करवा सकते हैं। इंटरव्यू में क्या होगा? फेस टू फेस इंटरव्यू कंडक्ट कर सकते हैं, फोन के थ्रू कर सकते हैं, ऑनलाइन थ्रू कर ऑनलाइन हम अपना जो है इंटरव्यू कंडक्ट कर सकते हैं। अब टाइप ऑफ सर्वे, टाइप है यहाँ पे क्रॉस सेक्शनल सर्वे है, जिसमें क्या होता है? कलेक्ट डाटा एट ए सिंगल पॉइंट इन टाइम टू प्रोवाइड ए स्नैपशॉट ऑफ पॉपुलेशन। एक पॉपुलेशन से हम स्नैपशॉट प्रोवाइड करवाते हैं। नेक्स्ट है लॉन्गिट्यूडनल सर्वे। लॉन्गिट्यूडनल रिलेटेड होता है हमारे टाइम से, यानी कलेक्टेड डाटा ओवर टाइम टू ऑब्जर्व चेंजेस एंड ट्रेंड।
फिर है डिस्क्रिप्टिव सर्वे। डिस्क्रिप्टिव में होता है डिटेल्स या डिस्क्राइब करना, फोकस ऑन डिस्क्राइबिंग। ये मतलब मैं आपको मेन पॉइंट्स इसके बता रही हूँ, तो ये आपको ध्यान में रखने हैं। जैसे लॉन्गिट्यूडनल आता है तो इसमें होता है टाइम, डिस्क्रिप्टिव में डिस्क्राइबिंग, एनालिटिक में होता है जैसे इन्वेस्टिगेट रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स। ओके, सो नेक्स्ट है सर्वे रिसर्च मेथड। कौन कौन से इसके, जैसे ऑनलाइन सर्वे है, टेलीफोन है, फेस टू फेस सर्वे है, मेल सर्वे है। ऑनलाइन सर्वे में क्या होता है, जैसे ईमेल के थ्रू, वेबसाइट है, प्लेटफॉर्म है, कोई गूगल फॉर्म है या फिर सर्वे मंकी है, कोस्ट इफेक्टिव है एंड इजी टू डिस्क्राइब। मतलब हम ईमेल के थ्रू उन्हें डिलीवर कर सकते हैं। टेलीफोन में क्या होगा, हम फोन के थ्रू कंडक्ट कर रहे हैं। फेस टू फेस में क्या होगा, हम इंटरव्यू ले रहे हैं फेस टू फेस बिठा के सामने। मेल सर्वे में क्या होगा, सेंट विया पोस्टल सर्विस, हम उन्हें भेजते हैं पोस्टल के थ्रू। फिर है साइकोलॉजिकल टेस्टिंग। अब साइकोलॉजिकल टेस्टिंग क्या होता है कि एक साइकोलॉजिकल टेस्ट इज ए स्टैंडर्डाइज्ड एंड ऑब्जेक्टिव मेजरमेंट। जो साइकोलॉजिकल टेस्टिंग है वो एक स्टैंडर्डाइज्ड और ऑब्जेक्टिव इंस्ट्रूमेंट है which is used to assess an individual standing in a relation to other on some mental or behavioral characteristics। जब हम मेंटल या फिर बिहेवियरल कैरेक्टरिस्टिक्स को के रिलेशंस को देखना चाहते हैं तो हम ये चीज़ें यूज करते हैं। इसमें होता है जैसे ऑब्जेक्टिविटी और रिलायबिलिटी। ऑब्जेक्टिविटी क्या है, टेस्ट रिजल्ट आर फ्री फ्रॉम एग्जामिनर बायस और पर्सनल इंटरप्रिटेशन, यानी इसमें कोई भी पर्सनल इंटरप्रिटेशन नहीं होती है और एग्जामिनर की बायसनेस नहीं होती है। फिर है रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी आप याद रखेंगे कंसिस्टेंसी से, कंसिस्टेंसी ऑफ रिजल्ट, टेस्ट स्कोर टाइम, टेस्ट फॉर्म और स्कोरर। यानी कि जो हम टेस्ट है वो अगर कंडक्ट करवा रहे हैं तो उसका जो रिजल्ट है वो सेम ही आता है हर बार। इसमें इसके टाइप्स हैं जैसे टेस्ट रिलायबिलिटी यानी स्टेबिलिटी ऑफ स्कोरर ओवर टाइम। स्प्लिट हाफ रिलायबिलिटी में कंसिस्टेंसी बिटवीन टू हाफ्स ऑफ द टेस्ट। इंटरेटेड रिलायबिलिटी क्या है, एग्रीमेंट बिटवीन डिफरेंट इवेलुएटर्स। फिर है वैलिडिटी। वैलिडिटी क्या होती है कि द एक्सटेंट टू विच अ टेस्ट मेजर व्हाट इट केम टू मेजर, यानी कि जो हम चीज मेजर करना चाह रहे हैं वो एग्जैक्ट वही मेजर कर रही है। वैलिडिटी का मतलब ये होता है, और रिलायबिलिटी का मतलब होता है कंसिस्टेंसी, कि बार बार वही रिजल्ट आ रहा है। और वैलिडिटी जो हम मेजर करना चाह रहे हैं, जैसे अगर मैं स्ट्रेस मेजर करना चाह रही हूँ तो वो स्ट्रेस को ही मेजर कर रहा है, तो ये चीज कहलाती है वैलिडिटी। अब इसके भी टाइप है जैसे कंटेंट वैलिडिटी। कंटेंट वैलिडिटी का मतलब क्या है, डज द टेस्ट कवर द सब्जेक्ट एरिया फुली, कि जो हम टेस्ट कर रहे हैं क्या वो सब्जेक्ट के एरिया को अच्छी तरह कवर कर रहा है या नहीं। नेक्स्ट है कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी। इसमें क्या है कि हम थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट को मेजर करते हैं, और क्राइटेरियन में हम रियल वर्ल्ड आउटकम, यानी जो भी हमारे आउटकम्स है कोरिलेशन के वो एक्चुअल में होने चाहिए। देन है नॉर्म्स। नॉर्म्स में क्या आता है कि बेंचमार्क स्कोर ड्राइव्स फ्रॉम ए रिप्रेजेंटेटिव ग्रुप यूज्ड फॉर कंपैरिजन, यानी कि एक क्राइटेरिया सेट कर दिया है कि जो बच्चे हैं वो 100 में से अगर 50 मार्क्स लेकर आते हैं तो ही वो पास होंगे, अदरवाइज नहीं। तो ये एक बेंचमार्क सेट कर दिया हमने कि 50 या 50 से ऊपर वाला बच्चा ही पास होगा, अदरवाइज वो फेल हो जाएगा। तो ये एक बेंचमार्क हो गया, ये नॉर्म्स होता है। फिर है टाइप ऑफ साइकोलॉजिकल टेस्ट, कौन कौन से होते हैं। इसमें है जैसे वर्बल, नॉन वर्बल, परफॉर्मेंस टेस्ट। अब जैसे वर्बल से क्या पता चल रहा है कि लैंग्वेज का यूज होता है, रिक्वायर लैंग्वेज स्किल्स फॉर रिस्पॉन्स। नॉन वर्बल में हम लैंग्वेज का यूज नहीं करते हैं लेकिन सिंबल्स, डायग्राम्स, इमेजेस का यूज करेंगे। परफॉर्मेंस में क्या यूज करेंगे हम, प्रैक्टिकल स्किल्स या टास्क कंप्लीशन, कोई भी हम टास्क दे देंगे या फिर प्रैक्टिकल उनसे करवा के देखेंगे। फिर है इंडिविजुअल और ग्रुप टेस्ट। इंडिविजुअल में क्या है, सिंगल या 1 बाय 1। ग्रुप में हम पूरे एक ग्रुप को या पूरे क्लासरूम को लेकर चलेंगे, एडमिनिस्ट्रेट टू मल्टीपल पीपल। फिर है स्पीड और पावर टेस्ट। बहुत से क्वेश्चन या फिर बहुत से टेस्ट में आप देखेंगे कि स्पीड और पावर टेस्ट आते हैं। स्पीड का मतलब क्या है कि जो टाइम लिमिट सेट करता है, स्पीड से हम
स्पीड देखते हैं ना, किस में देखते हैं, मेजर करते हैं टाइम में। तो इसे याद रखो कि स्पीड टेस्ट जो है फोकस करता है नंबर ऑफ क्वेश्चन आंसर्ड विद इन टाइम लिमिट। जैसे अगर मैंने सेट कर दिया कि मुझे ये टेस्ट जो है करवाना है, कोई 50 क्वेश्चन का टेस्ट है और मैंने इसकी टाइम लिमिट सेट कर दी 50 मिनट ही लगा लीजिए आप, 50 मिनट लगा दी, तो ये क्या है, एक स्पीड टेस्ट हो जाएगा। लेकिन अगर मैं पहले इजी दे दिया, मैंने कोई भी इजी टास्क दे दिया, उसके बाद मैं उस टास्क को फिर और थोड़ा बढ़ा रही हूँ, थोड़ा हार्ड बना रही हूँ, फिर थोड़ा हार्ड बना रही हूँ, तो ऐसे उसकी अगर डिफिकल्टी लेवल बढ़ती है तो उसको पावर टेस्ट कहते हैं। समझ आया? तो स्पीड टेस्ट में हम क्या मेजर करते हैं, टाइम लिमिट, और पावर में प्रॉब्लम डिफिकल्टी, प्रॉब्लम इंक्रीज करते हैं। नेक्स्ट है केस स्टडी। केस स्टडी का आप जो कीवर्ड है वो याद रखेंगे, इन डेप्थ स्टडी होते हैं इसमें। केस स्टडी, इन डेप्थ इन्वेस्टिगेशन ऑफ एन इंडिविजुअल ग्रुप phenomenon to gain details insight into complex behavior conditions और processes। तो मेनली क्या होता है कि इंसाइट गेन करना, जैसे एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल या स्मॉल ग्रुप की डिटेल स्टडी, जैसे कि एक साइंटिस्ट एक पेशेंट की मेमोरी लॉस का रीजन स्टडी कर रहा हो। ठीक है, इसको एनालिसिस करने के लिए डेटा है, दो टाइप का है, एक है क्वालिटेटिव, एक है क्वांटी। अब क्वांटी से क्या समझ आ रहा है, नंबर्स, क्वांटिटी देख रहे हैं, और क्वालिटी से उसकी क्वालिटी अच्छी है बुरी है, उसके गुण गुण लगा सकते हैं हम। इसमें है जैसे क्वालिटेटिव में इन डेप्थ इंफॉर्मेशन अबाउट रिलेटिविटी फॉर पीपल, इसमें आता है जैसे इमेजेस वगैरह या वीडियोस, यानी कोई भी डेटा जो हम इमेजेस वीडियो के थ्रू हम कलेक्ट कर रहे हैं। लेकिन क्वांटिटेटिव में होगा जैसे 50 लोगों का डेटा हमने इकट्ठे किया, ऐसे क्वांटिटी में होगा जैसे नंबर्स में 1 2 3 4। क्वालिटेटिव का मेन फोकस होता है ग्लोबल एंड एक्सप्लोरेटरी, लेकिन क्वांटिटेटिव का मेन फोकस क्या होता है, स्पेसिफिक एंड फोकस्ड। अगर क्वालिटेटिव है तो इन डेप्थ जाएगा, लेकिन क्वांटिटेटिव में लेस डेप्थ होगी, क्योंकि हम एक लार्ज सैंपल को स्टडी करते हैं। नेक्स्ट है लिमिटेशंस, क्या है इसकी, साइकोलॉजिकल टेस्टिंग की लिमिटेशंस है, एक है लैक ऑफ ट्रू जीरो पॉइंट, ये है कि ये आपको वैसे बाद में ही समझ आएगा। लैक ऑफ ट्रू जीरो पॉइंट यानी कि उसमें जीरो, बिल्कुल जीरो नहीं लेते हैं। ठीक है, फिर है रिलेटिव मेजर ऑफ साइकोलॉजिकल टूल्स। नेक्स्ट है सब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन ऑफ क्वालिटेटिव डाटा। फिर है इसमें कुछ हमारे एथिकल्स इश्यूज भी आते हैं। अब एथिकल्स इशू क्या है, जब भी साइकोलॉजी में रिसर्च की जाती है कुछ एथिकल रूल्स फॉलोज करना जरूरी। एथिकल्स रूल यानी कि हमारे नैतिक कारण कह सकते हैं हम। उस यहाँ पे लिखा हो जैसे दीज प्रिंसिपल्स आर रिस्पेक्ट फॉर पर्सन्स प्राइवेसी एंड चॉइस टू पार्टिसिपेंट इन द स्टडी, beneficence or protecting the participant in the study from any harm and justice or sharing the benefits of research with all participants। यानी कि जब भी हम कोई स्टडी कर रहे हैं, किसी से हम परफॉर्मा फिल करवा रहे हैं, तो उसमें कुछ रूल्स बनाए गए हैं जो हमें फॉलो करने होते हैं, एक रिसर्चर को भी, और जो जिससे हम हमारा फॉर्म फिल करवा रहे हैं उनके लिए भी। जैसे यहाँ पे लिखा है ना कि प्राइवेसी को ध्यान में रखना था, ये नहीं कि हम उनका नाम जो है उनके नाम से फॉर्म भरवा कर हम नोटिस बोर्ड पर लगा देते कि उनका स्ट्रेस लेवल हाई आया है। तो ऐसे क्या होता है, उनकी प्राइवेसी उनकी सब जगह नहीं दिखानी चाहिए। तो इसमें आता है पहला है डीब्रीफिंग। डीब्रीफिंग का मतलब है कि व्याख्या देना। रिसर्च के बाद पार्टिसिपेंट को एक्सप्लेन किया जाता है कि स्टडी का पर्पस क्या था और उनका डेटा कैसे यूज किया जाएगा। यानी कि उनका डेटा हम सिर्फ हमारी स्टडी के लिए यूज कर रहे हैं, हम चेक करना चाह रहे हैं कि कुछ भी हमारी स्टडी हो सकती है। जैसे यूथ में हम देखना चाहते हैं कि आजकल स्ट्रेस लेवल कितना है, तो
सिर्फ हम अपनी स्टडी में एक देखना चाहते हैं, तो इसको कहते हैं डीब्रीफिंग। नेक्स्ट है इन्फॉर्म्ड कंसेंट। इसका मतलब है पूर्व सहमति, यानी पार्टिसिपेंट को पहले बताया जाए कि स्टडी किस बारे में है। नेक्स्ट है कॉन्फिडेंटिटी ऑफ डेटा सोर्स। कॉन्फिडेंशियलिटी का मतलब है कि गोपनीय, उसके जो डाटा सोर्स है उसको हम पर्सनल रखेंगे। पार्टिसिपेंट की पर्सनल इंफॉर्मेशन प्राइवेट रखी जाएगी, ये हम इसमें लेके आते हैं। वॉलेंट्री पार्टिसिपेशन होता है, यानी कि स्वेच्छा की भागीदारी, यानी जो पार्टिसिपेंट है उसकी भागीदारी होनी चाहिए, किसी को जबरदस्ती रिसर्च में इंक्लूड ना किया जाए। नेक्स्ट है शेयरिंग द रिजल्ट ऑफ द स्टडी। अगर स्टडी का जो रिजल्ट है वो हमें शेयर करना है तो उनको पर्सनली हम शेयर करेंगे, ना कि किसी के पास भी कर देंगे या फिर उनके फैमिली मेंबर्स को कर देंगे या फिर फ्रेंड्स को, ऐसे नहीं करना है, उन्हें पर्सनल हम शेयर करेंगे। अगर इससे रिलेटेड आपको कुछ भी डाउट है तो आप टेलीग्राम चैनल पर भेज सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का नाम है साइके माइंड बाय नैना। तो थैंक यू। तो आज हमने समझा कि साइकोलॉजी में इंक्वायरी कैसे होती है, कौन से रिसर्च मेथड यूज किए जाते हैं, एथिकल गाइडलाइंस क्या है। आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर वीडियो हेल्पफुल लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए और साइके माइंड को सब्सक्राइब करिए। और मोर एजुकेशन कंटेंट मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये है हमारा, आप इस पर रहने दीजिए क्योंकि मैंने चेंज कर दिया है। सो ये है हमारा इंस्टा अकाउंट और ये है हमारा यूट्यूब चैनल। थैंक यू फॉर कनेक्टिंग विद साइके माइंड। स्कैन बिलो एंड मस्ट ज्वाइन। थैंक यू।